वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, यानी कि बोले तो इसको विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता वाला पेपर है। को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया जाता है। भाग 3 यानी पंचम सेमेस्टर में, अगर आप प्रथम मतलब जो है थर्ड ईयर के पंचम सेमेस्टर में हैं, तो आप चाहे बीए में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, आपको ये पढ़ना पड़ता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से पेपर अभी अभी हुआ है, 2 दिन पहले का पेपर है। मेरे पास पेपर आया और उसके बाद में मैंने इस पर रिसर्च किया, इसको हल किया, उसके बाद में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यूट्यूब पर पहली बार आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और इसका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ऐसा आप लोगों को तो आपने रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल करना होता है, आज के वीडियो के माध्यम से आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे 5th सेमेस्टर में। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बीए में हैं तो बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं कि सर जी जो है आप दिखाएं कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है चूँकि आप को बता दूं कि ये सबको पढ़ना पड़ता है, बीए वालों को भी, बीएससी वालों को, बीकॉम वालों को भी, और सभी विश्वविद्यालयों में इसका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होता है, को करिकुलर का यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र का। तो आइए देखते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 75 प्रश्न हैं और उनको हल करने का प्रयास मैं करता हूँ। सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आइए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखें, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ है, आप लोग अंग्रेजी में भी देखते हुए चलेंगे। प्रश्न है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। वह बेमेल समूह खोजें जिसका संबंध बाकी समूह से नहीं है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं यम जे क्यू, यम की अगर बात करें तो यम का जो अक्षर है वो 13 अक्षर पर आता है, यम, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जे जो है वो 10 नंबर पर है, और जो क्यू आपका पड़ता है वो क्यू पड़ता है आपका 17 नंबर पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर आप देखिएगा तो इसमें आप देखेंगे 3 का अंतर, यहाँ पर आप देखें 13 और 17 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर इसमें मिल रहा है। यही ट्रिक चल रही है। इसके अलावा ई बी आई में अगर आप देखेंगे तो ई का नंबर कितना है, ई का नंबर है भैया 5, ठीक है, ई 5 नंबर पर आता है। और आई जो आपका होता है कितने नंबर पर है, आपका आई जो पड़ता है भैया वो 9 नंबर पर पड़ता है। 5 और इसके बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है, ठीक है, बीच का छोड़ दो आप, 2 आता है इसका। ऐसे ही आप देख रहे हैं जी डी के में भी पड़ता है, जी कितने नंबर पर आता है, जी आपका 7 नंबर पर आता है, और के आपका जो है वो 11 नंबर पर आता है। तो 11 और 7 में कितना अंतर होता है, 4 का अंतर होता है। तो ये 4 का अंतर तीनों सेम में मिल रहा है। जबकि आप यहीं पर देखेंगे आर एन यू में आर जो नंबर पड़ रहा है वो 18 नंबर पर पड़ रहा है, और जो यू पड़ रहा है आपका वो कितने पर पड़ रहा है भैया, यू आपका पड़ रहा है 21 नंबर पर। तो 21 और 18 के बीच में कितने का अंतर है, 18 और 21 के बीच में, तो 18 और 3 21 होता है भाई। तो इसीलिए यहाँ पर 3 का अंतर है इन दोनों मतलब कि लास्ट वाले में। तो इस तरीके से आपका जो ये हो गया 4 नंबर वाला, ये अलग हो गया इन सभी से। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, शब्दों अक्षरों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। शब्दों या अक्षरों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। फाइंड द ओड पेयर ऑफ वर्ड्स ऑब्लिक लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग जैसे कि यहाँ पर ए ई आई एम क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है के ओ एस डब्ल्यू ए, फिर यहाँ पर लिखा हो ई आई एम क्यू यू, और यहाँ पर लिखा हो एन आर यू जे ई। अब इन चारों में आप देखेंगे जो विषम है यानी 3 समान होंगे, ठीक है, समान विशेषताओं को रखने वाले होंगे, और एक जो होगा वो समान विशेषताओं को फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें विशेषताओं को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं ए का नंबर कितना पड़ेगा भैया, ए 1 नंबर पर है, ई जो है आपका 5 नंबर पर है। इसके अलावा आई आपका पड़ता है, आई जो है आपका 9 नंबर पर पड़ेगा। इसके अलावा आपका यम जो है वो 13 नंबर पर पड़ेगा, और जो आपका क्यू है वो कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी के बीच में अंतर क्या पड़ रहा है, अंतर आपका पड़ रहा है, देखेंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 4 का अंतर आपको मिलेगा, 5 और 9 के बीच में यहाँ पर भी 4 का अंतर, 9 4 13 यहाँ पर भी 4 का अंतर, और 13 और 4 17 यहाँ पर भी 4 का अंतर। ये 4 का अंतर मिल रहा है, यानी कि ऐसे 4 का अंतर इन तीनों में भी मिलेगा। अब आप देखें यहाँ पर जैसे के आपका कितने नंबर पर पड़ रहा है, के आपका पड़ रहा है 11 नंबर पर, ओ आपका पड़ रहा है 15 नंबर पर, और यस आपका पड़ रहा है 19 नंबर पर। कितने पर पड़ रहा है भैया, यस 19 पर पड़ रहा है,
डब्लू आपका 23 पर पड़ रहा है, ए आपका 1 पर पड़ा। अब देखिए 11 और 15 के बीच में 4 का अंतर, 15-19 के बीच में 4 का अंतर, 19-23 के बीच में 4 का अंतर, 23 और 1 के बीच में 4 का अंतर। अब 23-1 कैसे, देखिए 23 के बाद में 3 अक्षर होता है 26 अक्षर लेटर में पूरा होने, मैंने जड जो होता है 26 नंबर पर होता है, तो 23 3 26 और फिर 1 से आप शुरू कर दीजिए, ए से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 4 अक्षर, ठीक है। तो 4 का अंतर यहाँ पर भी मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ई का नंबर कितने पे है आपका, 5वें नंबर पर है। आई का नंबर आप देखेंगे 9 नंबर पर आपका पड़ेगा। इसके अलावा 13 नंबर पर आपका यम का नंबर पड़ेगा। क्यू का नंबर आपका 17 है। यू का नंबर आपका कितना पड़ेगा भाई, यू 21 नंबर पर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा 5 4 9, 9 4 13, ठीक है। 13 और 4 17, 17 और 4 कितना होता है 21। तो 4 का अंतर यहाँ पर भी सेम मिल रहा है, यानी ये तीनों जो हैं एक जैसे पेयर के हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक पेयर में क्यों, मतलब ये नहीं है, अभी क्लियर होगा कि भाई 3 तो मिल रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा चौथा ऑप्शन, लेकिन चेक इसको भी कर लेते हैं। जैसे यन आपका पड़ेगा कितने नंबर पर, यन है 14 नंबर पर। आर आपका कितने नंबर पड़ेगा, आर जो आपका पड़ेगा 18 नंबर पड़ेगा, ठीक है। यू आप कितने नंबर पर है, यू 21 नंबर पर आपका पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जेड है, जेड कितने पर है 26 पर है। और ई कितने पर है, ई आपका पड़ता है भैया 5 नंबर पर। अब आप वैसे देखें यहाँ पर 14 और 4 कितना होता है 18, 4 अंतर, 18 और 3 यहाँ पर आप देखें 18 और 4 21 होता है ना, 18 4 22 होता है, 18 3 21 होता है। तो यहाँ पर 3 का अंतर आ गया, इसीलिए गलत हो गया। यहाँ पर 21 और 5 का अंतर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर अंतर अलग अलग है। यहाँ पर 26 और यहाँ पर आप देखेंगे फिर 4 का अंतर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका चौथा जो ऑप्शन है ये विषम ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने तो हल कर लिया है, अब अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि भाई मैं आपको केवल टिक लगाते हुए समझाते हुए चला जाऊं, तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, ठीक है। आपका आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन भैया क्या होगा कि आप अगर अलग विश्वविद्यालय से हैं, दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिट का काम करेगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपकी परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको ऐसे ही हल करना होगा, ठीक है। आगे देखें, तीसरा प्रश्न है, स्वेटर इज रिलेटेड टू वूल इन द सेम वे एज क्वाइन इज रिलेटेड टू, यानी कि स्वेटर ऊन से ठीक वैसे ही संबंधित है जैसे सिक्का संबंधित है। तो देखिए ऊन से बनता है स्वेटर, ठीक है। तो ऐसे सिक्का किससे बनता है, सिक्का बनता है धातु से। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटल इज राइट आंसर, तीसरे नंबर प्रश्न का चौथा प्रश्न। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉट इज रिलेटेड टू कोल्ड इन द सेम वे एज हैवी इज रिलेटेड टू। तो हैवी, जाहिर सी बात है हैवी का जो वो होगा क्या होगा, लाइट, यानी कि हल्का। देखिए गर्म का संबंध ठंडे से है, तो एक गर्म होता है एक ठंडा होता है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार से जैसे भारी संबंधित है, अब भारी किससे संबंधित है, भारी हल्के से रिलेटेड होगा। ठंड गर्म, यानी गर्म ठंड, ऐसे भारी हल्का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN लिखा जाता है, हॉर्स को JQSUG लिखा जाता है, तो व्हेल शब्द को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आपको ध्यान होगा कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ विस्तार से मैंने आपको समझाया था। और ये सारे के सारे प्रश्न अगर आप थोड़ा सा भी हमारी वीडियोस को देखे होंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हर एक चैप्टर की बनी हुई रीजनिंग की, तो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हल करने का तरीका सीधा सीधा है कि कैमल के बारे में हम देख लें। कैमल जो होता है, देखिए सी का मतलब क्या होता है, देखिए सी की अगर बात करें तो सी का नंबर किस पर है, देखिए सी तीसरे नंबर पर आता है, 3 नंबर है। ए 1 नंबर पर है। यम 13 नंबर पर आता है। ई आपका 5 नंबर पर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यल जो आपका है वो 12 नंबर पर आता है। तो इसको हमने क्या लिखा, ECGN लिखा, मतलब कि ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर कि ई का नंबर कितना है, ई का नंबर है 5, ठीक है। इसके अलावा आई का नंबर आपका पड़ेगा, मतलब सी का नंबर क्या पड़ेगा, 3 पड़ेगा, ठीक है। सी का नंबर क्या पड़ेगा आपका, 3 पड़ेगा। और 14 नंबर किसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा। 14 पड़ेगा किसका, यन का। और जी का कितना नंबर पड़ेगा, जी का आपका पड़ेगा कितना नंबर भैया, जी का पड़ेगा 12 नंबर। ओके, ये बात ध्यान रखें। जी कितने नंबर पर आता है, सॉरी जी 7 नंबर पर आता है। जी कितने पर आता है भैया, जी 7 नंबर पर आता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अलावा आपका जो आपका यन पड़ेगा वो कितने पर पड़ेगा भाई, यन जो आपका पड़ेगा नंबर,
यन पड़ेगा आपका 14 नंबर पर। ठीक है, तो आप देखें अब इन्हीं दोनों में अंतर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों लिखा गया कैमल को ये। ठीक है, कैमल को क्या लिखते हैं, ECNGN। आप दोनों को आपको और मिलाना पड़ेगा, हार्स को भी मिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको मिला लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर क्या हो रहा है, 3 + 2, यानी कि यहाँ पर +2 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर 13 मतलब कि यहाँ पर देखिए 1 और 3 में फिर +2 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा 13 और 1 14, यानी +1, बीच वाला शब्द जो है +1 बढ़ रहा है। बाकी फिर 5 और +2, फिर 12 और +2, यानी कि आप देखेंगे शुरू का जो 2 अंक हैं, यानी कि सी और ए जो है, इसके 2 नंबर जो हैं आपके, सी और ए जो हैं एक प्रकार से आपके वो क्या हैं, सी और ए जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मतलब कि सी और ए यानी शुरुआत के 2 अक्षर में आप देखते हैं उसके 2-2 अंक जो है प्लस प्लस होकर के लिखा जा रहा है, और बीच का केवल एक अक्षर जो है वो एक प्रकार से 1 प्लस हो रहा है। बाकी फिर लास्ट के 2 अक्षर +2 हो रहे हैं, यानी कि +2 +2 +1 +2 +2, ये सूत्र आपका चल रहा है। तो ऐसे अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें अभी ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। डब्लू कितने नंबर पर है भैया, डब्लू आपका कितने नंबर पड़ेगा, 23 नंबर पर आपका डब्लू पड़ेगा। ठीक है, यच आपका कितने पे पड़ेगा, यच आपका 8 नंबर पर पड़ेगा। इसके अलावा आपका ए कितने पे पड़ेगा, 1 नंबर पर पड़ेगा। इसके अलावा अगला है आपका यल, यल आपका पड़ेगा 12 नंबर पर, और इसके बाद में आपका ई है, ई पड़ेगा 5 नंबर पर। अब आप देखें 23 में आप 2 प्लस करें यहाँ पर +2, तो यहाँ पर होगा 25। ठीक है, और यहाँ पर +2 करेंगे तो 10 होगा। यहाँ पर 1 में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा 12 में आप मतलब +1 में +1 करेंगे। ठीक है, 1 में +1, चूंकि बीच में आप देखेंगे +1, सूत्र क्या था, +2 +2 +1 +2 +2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं +1 करूँगा तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, अब 12 में हम +2 करेंगे तो यहाँ पर 14 होगा। 5 में हम +2 करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा। अब देखिए 25 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 25 नंबर पर बाबू आपका कौन सा अक्षर पड़ेगा, 25 नंबर पर आपका पड़ेगा वाई। क्या पड़ेगा, 25 पर वाई पड़ेगा। 10 पर आपका पड़ेगा जे, 10 पर आपका क्या पड़ेगा, जे पड़ेगा। 2 नंबर पर आपका पड़ेगा बी। 14 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा, 14 पर आपका पड़ेगा भैया यन। ठीक है, और इसके अलावा 7 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा, जी पड़ेगा। तो आप देखिए वाई जे बी एन जी आपका कहीं पर मिल रहा है, वाई जे बी एन जी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरे में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको हल कर लिया। क्लियर। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे सभी लोग फटाफट से। छठा प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कूट भाषा में पॉइजन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। बढ़िया प्रश्न है ये। अब देखिए रिजेक्ट को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, रिजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आर का नंबर कितना है, सबसे पहले ये आप लिखो, आर का नंबर है आपका 18। ठीक है, इसके अलावा ई का नंबर आपका कितना पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है। आपका जे का नंबर पड़ रहा है 10। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका ई का नंबर कितना पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है। फिर उसके बाद में सी का नंबर आपका 3 पड़ रहा है, और आपका टी का नंबर पड़ रहा है T20 यानी कि 20 पड़ रहा है। तो आप देखेंगे ये पूरा लिखा हुआ है। अब ऐसा इन नंबर में से ऐसा जोड़ घटा करके गुणा भाग करके निकालो कि भाई 58 आए। सबसे पहले क्या होता है, मैं जोड़ूंगा इसको। अब मैंने इसको जोड़ा तो मैंने देखा कि 20 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। 38 और 10 कितना 48, 48 और 5 5 10, 48 और 5 कितना हो जाएगा 58। 58 तो वैसे हो गया, और यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है, तो 58 और 3 कितना हो गया 61, यानी सबको मैंने जोड़ा 61 हुआ, और 61 में से मैंने 3 घटा दिया, तो 3 माइनस किया कितना आया 58 आया। यानी 58 इस तरीके से आएगा कि सबको जोड़ करके उनमें से 3 घटा देंगे तो आपका 58 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इसमें भी इन सभी नंबर को जोड़ दें, इन सभी के नंबरिंग को जोड़ करके और उनमें से 3 घटा देंगे, तो अगर ऑप्शन में से कोई मिल जाएगा तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम ट्राई करते हैं भैया। अब ट्राई में जब मैंने किया, देखिए पी का नंबर आपका 16 पे पड़ता है, आपका ओ का नंबर है 15। ठीक है, 9 का नंबर मतलब आपका आई का नंबर है 9, यस का नंबर है 19, ओ का नंबर आपका पड़ेगा 15। ठीक है, और इसके अलावा आपका यन का नंबर होता है 14। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वैसे देखिए एक 15 और यहाँ पर एक 16 है, तो इसको भी 15 कर लो, ये 14 का 15 कर दो, यानी 15 4 बार है। तो वैसे जोड़ने के लिए मैं सरल कर रहा हूँ, तो 15 दूना 30, 3 45 चौके 60, 60 ये वैसे हो गया, यानी कि 60 हो गया। और यहाँ पर एक 19 दिया, 19 आप लिख दिया, 9 लिख दिया, तो इसको जोड़ दीजिए। 9 9 18 के 8 हासिल आई 1। ठीक है, और आपका 6 और 1 7 ये हो गया, और 1 हासिल 8, 78 आपका आ रहा है जोड़ने पे।
अब 78 आपका जोड़ने पे आ रहा है भैया, कितना आ रहा है जोड़ने पे, 78 आपका क्या आ रहा है जोड़ने पे। अब 78 में से अगर आप 3 लेस करोगे, ठीक है, तो कितना आपका आएगा, देखिए एक बार फिर से जोड़ दीजिए इसको। देखिए 1 मिनट के लिए फिर से यहाँ पर जोड़ना, अब या फिर गड़बड़ा गया। देखिए 16, ठीक है, क्या जोड़ना था, 16, पी का नंबर 16, 16, 15, 9, 19, 15 और 14 जोड़ना था हमको। अब इसको जोड़ें, मान लेते हैं 15 और 15 30, एक 31 हो गया, 31 और 9 कितना हो गया, 31 9 40, 40 10 50, 50 और 9 कितना होता है, 50 और 9 कितना होता है, 50 और 9 कितना हो गया आपका 59, सॉरी 59। तो 50 और 9 कितना होगा 59। और उसके बाद में देखिए 15 दूना 30, 30 और 31, 31 9 40, 40 10 50, 50 और 9 59, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में 15 और 14, इसमें 15 दूना 30 अगर जोड़ लें, एक मतलब कि यहाँ पर 15 और 14 जोड़ें कितना होगा आपका, तो 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18 की 8 हासिल है 1, और 5 1 6 1 7 और 1 8, 88 आपका जोड़ने पे आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है भैया जोड़ने पे, आपका जोड़ने पे आ रहा है 88। अब 88 यहाँ पर आ गया, 88 में से हमने 3 घटाया, अब 3 हमने घटाएंगे यहाँ पर, तो 8 में से 3 गए, कितना बचेगा 5 और यहाँ पर 8, यानी 85 ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, 85 ऑप्शन में आपको कहीं पर दिख रहा है भैया। छठे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 85, ऑप्शन नंबर चौथे में दिख रहा है 85, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 85 इज राइट आंसर। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए, तो 85 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्देश प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 10 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। प्रश्न चिन्ह मतलब यहाँ पर आपका आ गया नंबर सिस्टम से प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आ गया चुका है कि 67 लिखा है, फिर 70 लिखा है, फिर 76, फिर 85, अब इसके बाद में क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है, देखिए यहाँ पर 67 में 3 जोड़ा, हमने 3 प्लस किया तो यहाँ पर क्या हो गया 70 हो गया। इसके बाद में 70 में हमने 6 प्लस किया, 70 में 6 प्लस किया तो 76 हो गया। इसके बाद में 76 में कितना प्लस किया, 76 में अगर 9 प्लस करेंगे भैया तो 85 होगा, प्लस 9 करेंगे, और फिर उसके बाद में अगर 9 तो 3 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पर, देखिए प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी इसमें अगर आप जो है 85 में 12 प्लस करोगे, 85 में 12 प्लस करोगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 85 में अगर आप 12 प्लस करोगे तो आपका 97 होगा, 97 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 7वें का 3 वाला ऑप्शन यानी 97 इज राइट आंसर, इसका यहाँ पर आपका भरा जाएगा 97। क्लियर, आगे देखिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसी प्रकार से वीडियोज़ में लगातार देता रहूँगा। आगे देखिए भैया, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 89 178 356 712, और उसके बाद में क्या भरा जाएगा। अब इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा है 89 को अगर आप 89 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा बताओ, 89 में अगर आप 2 का गुणा करोगे कितना होगा, 89 दूना 178, बिल्कुल 2 से गुणा करके आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर जी वैसे बता रहे हैं। देखिए 89 गुणे 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, और 8 दूनी 16 1 17, 178 हुआ। अब 178 को चुप मत बैठो, 178 में भी 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, और 7 दूनी 14 15 5 हासिल 1, 2 1 2 और 3 कितना होगा 356, यहाँ पर 356 आ गया। यानी कि आप देखेंगे 89 में 2 से गुणा किया 178 मिल गया हमको, ठीक है, 178 में 2 से गुणा किया 356 मिल गया। 356 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 3 3 आपका 600 हो ही गया, और 50 50 आपका 100 और हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 700 हो गया, और 6 दूनी 12 712, बिल्कुल ठीक है। अब 712 का अगर 2 में गुणा करेंगे आप तो देख लीजिए वही उत्तर आ जाएगा। तो 712 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 7 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14, 1424 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरीके से 8वें का करेक्ट आंसर क्या था, बी था। तो जिन छात्रों ने बी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर, उनको नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 145 175 235 265 325 डैश यानी क्वेश्चन मार्क 415, बताएं अब इसमें क्या भरा जाएगा। अब इसमें भी आप देखिए थोड़ा सा, अगर इसको आप एक बार सीरीज को समझे अच्छे तरीके से तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, चूंकि आप देखेंगे ज़्यादा अंतर अगर आपको ना दिखे, ज़्यादा बहुत अंतर ज़्यादा ना दिखे तो गुणा होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस चल रही है, नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है कुछ, ठीक है, कुछ नंबर में प्लस
किया जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है भाई, इसमें प्लस ये हो रहा है 145 में अगर आप देखेंगे 45 में कितना जोड़े कि 75 हो जाए। 145 में 175 में हमने देखा कि 145 में अगर हम 30 जोड़ते हैं 30 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, हमने 30 जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए 175 में क्या जोड़ें कि आपका 235 हो जाए, तो हमने देखा कि भाई इसमें अगर हम 60 जोड़ देंगे 60 जोड़ देंगे तो आपका तो ये हो जा रहा है। फिर आप देखें 265 में आप कितना मतलब कि 235 में क्या जोड़े कि 265 हो जाए, बताएं। 235 में हम अगर कितना जोड़ेंगे फिर 30 जोड़ेंगे 265 हो जाएगा। इस तरीके से 265 में हम फिर से 60 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। तो फिर 325 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, वही उत्तर हो जाएगा। 325 में अगर आप 30 जोड़ोगे भाई तो 325 में 30 जोड़ोगे तो 355 आपका आंसर आ जाएगा। 90 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जो है 355, यानी तीसरे नंबर पर दिया हुआ 355 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक बार यहाँ पर 30 जुड़ रहा है, एक बार 60 जुड़ रहा है, एक बार 30, एक बार 60, एक बार 30, एक बार 60, इस तरीके से ये जो है एक प्रकार से इसमें जुड़ाव चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 10वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है 560, 280, 140, 70। अब यहाँ पर वैसे आपको दिख रहा है कि ये दुगुना चल रहा है। 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, मतलब कि यहाँ पर देखें 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ऐसे चल रहा है, यानी कि दुगुना दुगुना एक दूसरे का चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 35 भरा जाएगा। 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, 280 दूना 560। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चल रहा है दुगुना करके। यहाँ पर 35 भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। 35 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, अब और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। तो पेपर आपका ठीक था, अगर आपने अच्छा किया होगा तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, मतलब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो मैं आपको समझाना पड़ेगा, अगर सब नहीं समझाऊंगा तो आप वैसे ही समझ नहीं पाओगे। मैं वैसे बता करके चले जाऊँ। अब देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से प्रश्न आ गया। यदि a प्लस बी का अर्थ है a कामा बी, मतलब कि ए बी का पिता है, मतलब अगर a प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, और a मतलब अपस्ट्राफी बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए एंड बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, तो आप बताएं कि जो है निम्नलिखित अभिव्यक्ति के अनुसार पी डैश मतलब पी बी से कैसे संबंधित है। तो पी बी से कैसे संबंधित है भाई, आप ये बताओ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पी बी से कैसे संबंधित होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सीधे सीधे कि ए बी का पिता है, ए प्लस बी, ए एंड अपस्ट्राफी एस ए बी का भाई है। ठीक है, और ए एंड बी का मतलब क्या होता है कि ए बी की पुत्री है। अब यहाँ पर सीधे सीधे संबंध आपका आ गया कि भाई देखें, यहाँ पर देखें ए बी की पुत्री है। ठीक है, ए बी की क्या है, पुत्री है। तो बताए पी बी से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ए या तो बी का क्या हो सकता है, पिता हो सकता है, यानी पी बी का पिता भी हो सकता है। तो ऑप्शन में पिता भी नहीं दिया हुआ है। ए बी का भाई हो सकता है, तो पी बी का भी भाई हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही सिचुएशन बच रही कि भाई ए बी की पुत्री है, तो ऑप्शन में देखिए पुत्री या बहू जैसा कुछ मिल रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बहू, ऑप्शन नंबर इसका डॉटर इन लॉ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 12वां नंबर प्रश्न आ चुका है। टी के यन और यल नाम के दो बेटे हैं, किसके, टी के यल और यन नाम के बेटे हैं, किसके भाई, टी के। तो कोई टी है मान लेते हैं, उसके कौन से बेटे हैं, अब टी के, अब मान लेते हैं टी जो है उसका कोई दो बेटे हैं, कौन कौन, टी के दो बेटे हैं भैया, एक है यल और एक कौन है, एक यल है और दूसरा आपका है यन। ठीक है, ये बेटे हैं, यानी कि आपस में ये बेटे हैं। ठीक है, यन टी के यन और यल दो बेटे हैं। ठीक है, दो बेटे हैं, और यश अपने पिता का इकलौता पुत्र है। यश क्या है, आप यहाँ पर अलग बना लेते हैं। यश जो है वो क्या है, यश अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, अपने कोई पिता होंगे इनके और कोई उनकी माता होंगी। ठीक है, अब देखें आपसे आगे कह रहा है कि आर और यश टी के पोते हैं। आर और यश जो हैं वो टी के पोते हैं। अब आर और यश टी के किस की पोते हैं, टी के पोते हैं। तो यहाँ पर कोई आर होगा। ठीक है, आर और यश टी के पोते हैं, यानी कि इनके लड़के इन्हीं में से किसी के होंगे। ठीक है,
और पी यल की पत्नी है। अब पी जो है यल की पत्नी है, ये भी यहाँ पर मिल गया, तो यानी कि यल की पत्नी कौन हो गई यहाँ पर, पी जो है यल की पत्नी हो गई, यहाँ पर पी कर देंगे। ठीक है, पी यल की पत्नी है। यम यश की माँ है। यम कौन है, यश की माँ है, यानी यश की माँ कौन है, यश की माँ कौन है भैया, यश की माँ पी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यश जो हो गया, यश की माँ पी है, यानी कि यश जो होगा किसका लड़का होगा, यश लड़का होगा भैया किसका, यल और पी का। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टी का लड़का मतलब कि पोता भी होगा। ठीक है, और यश भी पोता है इसका, यश पोता है तो फिर क्या होंगे, आर भी पोता होगा, यानी कि आर जो होगा, क्योंकि ये इकलौता पुत्र है, यश अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि जो आपका आर है वो यन का लड़का होगा। ठीक है, तो आर यन का लड़का हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पी यल की पत्नी है, पी यल की पत्नी हो गई। यम यश की माँ है, यम जो है यश की माँ है, यम कौन है, यश की माँ है, यम कौन है, यश की माँ है, तो हाँ बिल्कुल सॉरी पी यल की पत्नी है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि आर और यश टी के पोते हैं, पी यल की पत्नी है, यम यश की माँ है। यम क्या है, यम यश की माँ है ना, तो बिल्कुल यन का लड़का, यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर इधर देखें, आर और यश टी के पोते हैं, पी यल की पत्नी है, तो यहाँ पर आर होगा। ठीक है, क्योंकि यन और आर से मतलब कि आपसे क्या पूछा गया, एक बार फिर से समझें इसको। देखिए आपसे कह रहा है यश अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, यश अपने पिता का इकलौता पुत्र है, और आर और यश टी के पोते हैं, पी यल की पत्नी है, पी यल की पत्नी हो गई। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं बना दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कह क्या रहा है आपसे, आपसे कह रहा है, फिर से समझें एक बार, यहाँ पर समझाते हुए बढ़िया नहीं लग रहा, बोर्ड पर होता तो और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता। टी के यन और यल, टी एक कोई है। ठीक है, उसी टी के यन और यल नाम के दो लड़के हैं, एक यन है और एक यल है। ठीक है, एक मिनट के लिए, यल है कोई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यश जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है। अब यश जो है क्या है, अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो कोई यश का एक प्रकार से कोई पिता होगा, और ये पुत्र है, जाहिर सी बात है। तो अपने पिता का क्या है, इकलौता पुत्र है, यानी कि उसकी कोई माता भी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसी में कह रहा है, आगे इसी में कह रहा है कि आर और यश, आर और यश जो है वो टी के पोते हैं। अब टी यहाँ पर है, यानी कि या तो यश जो होगा यन का लड़का होगा या तो यल का लड़का होगा। ठीक है, और कह रहा है कि यश अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, अब यन यन या यल यहाँ पर एक में से दो भरा जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि पी जो है यल की पत्नी है, क्या, पी जो है वो यल की पत्नी है, तो यल यहाँ पर है तो पी यहाँ पर हो जाएगा। तो पी की पत्नी है कौन, सॉरी पी यल की पत्नी है, बिल्कुल यल यहाँ पर लड़का है टी का, और उसी की पत्नी पी है। अब देखेंगे पी, ठीक है, यम यश की माँ है। अब यम कौन है, यश की माँ। अब चूंकि यम अपने पिता का इकलौता पुत्र है और टी का पोता है, जाहिर सी बात है एक ही लड़का इसका है, तो यहीं पर आपका आ जाएगा। ठीक है, यन मतलब यम यश की माँ है, तो यम यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसको गोले में करेंगे चूंकि ये लेडीज है, यश की माँ है तो यानी कि यन का पुत्र होगा यश। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे यश, यहाँ पर भरा जाएगा। अब ऐसे समझें इसको। अब आगे देखिए, यानी कि ये वाला मुद्दा आपका ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, इधर वाला पूरा क्लियर। आगे कह रहा है कि पीएल की पत्नी है, बिल्कुल पीएल की पत्नी हो गई। यम और यन आपस में पति पत्नी हो गए। यम और यन का लड़का यश है, और टी के पोते दो हैं, एक आपका कौन है, टी है, मतलब टी के दो पोते हैं यन और यल, सॉरी टी के दो पुत्र हैं यन और यल। अब कह रहा है कि एस अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है। ठीक है, पी यल की पत्नी भी हो गई, पी यल की पत्नी भी हो गई। यम यश की माँ भी हो गई, यम जो है यश की माँ है। ठीक है, हो गई। यन आर से कैसे संबंधित है, यन आप आर से कैसे संबंध है। अब यन आपका बच रहा है एक ना, यन और आपसे क्या क्या कहा गया है कि यन, यन यहाँ पर आपकी दिया गया यन, और आपसे क्या पूछा गया, यन और आर। आर कौन है भैया, आर और यश टी के पोते, यहाँ पर बताया गया ना कि आर और यश जो है टी के पोते हैं, यानी आर इनका लड़का होगा, किसका, यल का। ठीक है, तो आर इनका लड़का होगा। अब देखें आपसे कह रहा है कि यन
और आर का क्या संबंध है? तो यन कौन है? चाचा होंगे या तो बड़के पापा होंगे, दो में से होंगे। तो बड़के पापा जैसा कोई संबंध होता नहीं इसमें, या तो चाचा होंगे, ठीक है, और या बड़के पापा होंगे, तो यानी कि वो चाचा ही कहे जाएंगे, ठीक है। तो आर का एन से क्या संबंध है? क्या संबंध है भैया? चाचा हैं ये उनके, ठीक है। और यन जो है वो चाचा है, आर भतीजा है। पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया यन जो है किससे, यन आर से कैसे रिलेटेड है? यन की आपसे पूछी गई बातें, यन की पूछी गई यानी कि वो चाचा होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाओगे कि भाई वो चाचा हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? यन आर का चाचा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड लगेगा, बिल्कुल। आगे देखिएगा, इसलिए मैं ऊपर नीचे करके, जैसे एक श्रेणी में जो आएंगे ये इसमें रखेंगे, वो एक कैटेगरी के होंगे, एक पीढ़ी के। दूसरी पीढ़ी ऊपर होती तो यहाँ पर आपकी दूसरी पीढ़ी, और नीचे बच्चों वाली तीसरी पीढ़ी। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि पीढ़ी पीढ़ी आपका अलग होता रहे। क्लियर? 13वां प्रश्न है, एक आदमी ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन बेटी, मतलब क्या कहा यार, यहाँ पर समझे, थोड़ा सा सही से समझेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्योंकि ये ऐसे समझाने वाला प्रश्न होता नहीं, बोर्ड पर क्लियर तरीके से मैं ग्राफ बना करके आपको समझाता। एक आदमी है, उसने एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा कि अपने पिता, यानी कि वो मेरे पिता की बहन की बेटी के रूप में मतलब परिचय दिया। और महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध है? एक आदमी है, उसने कहा मतलब अपने एक महिला का परिचय देते हुए कहा किसी से कि वो मेरे पिता, यानी कि एक आदमी है, कोई मान लेते कोई भी आदमी। तो यहाँ पर एक आदमी का सिंबल मैंने कर लिया कि ये मतलब आप देखेंगे जो वर्ग आकार में आयताकार में लिखूंगा वो पुरुष का सिंबल होगा, और जो गोला होगा वो लेडीज का सिंबल होगा। तो एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा कि अपने पिता, यानी कि हम एक व्यक्ति है तो उसका पिता कोई है, ठीक है। तो उसी के पिता की क्या है? उसी के पिता, अपने पिता की बहन की, पिता की एक बहन है, ठीक है। तो बहन यानी कि लेडीज, तो बहन होंगे। अगर डबल मैं करूंगा तो इसका मतलब है कि बराबर करूंगा, ठीक है। तो यानी पति पत्नी है। अगर एक सिंगल करूंगा तो नहीं भाई बहन में आते हैं, ठीक है। तो अपने पिता की बहन की बेटी, बहन की बेटी यानी कि इनके बहन की बेटी है वो महिला जिसका परिचय वो आदमी करवा रहा है। इसकी बहन की बेटी मतलब इसके पिता के, क्या कह रहा है कि अपने पिता की बहन की बेटी, अपने यानी इनके पिता और उनकी बहन कौन होती हैं? इनके पिता की बहन इनकी बुआ हो गई इस आदमी की, ठीक है। तो उन्हीं की बेटी है एक, ठीक है, उन्हीं की कौन है? बेटी है, ठीक है। तो उन्हीं की बेटी के रूप में दिया। तो महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध है? तो ये उनके बुआ की बिटिया है। अब बुआ की बिटिया का मतलब क्या हो गया? फुफेरी बहन हो गई, ठीक है, उनके फूफा की बिटिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुफेरी बहन। क्लियर? कजिन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 14 नंबर। अजय ने कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर जैसे कोई रिश्ता नहीं होता है। कजिन मतलब ही हो गया फुफेरा भाई, फुफेरा बहन, ठीक है। कजिन एक ही शब्द होता है, कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं होता है। ये बात मत कभी बोलिएगा, क्योंकि अंग्रेजी का कोई जानकार होगा तो आपको रोक देगा। हालांकि मैं अंग्रेजी का कोई जानकार वानकार नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ अंग्रेजी के बारे में, लेकिन फिर भी इतना जानता हूँ कि कजिन ही कहा जाता है, कजिन सिस्टर या ब्रदर नहीं कहा जाता। क्लियर? देखिए आगे देखिएगा, प्रश्न है, अजय ने मनीष की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा कि वह जो है मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। अजय मनीष से किस प्रकार संबंधित है? बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे करा, अजय ने मनीष की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला से कहा। क्या कहा? एक महिला से। किसने कहा? अजय ने मनीष की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा कि वह कहनी मनीष, ठीक है। मनीष कौन है? मनीष जो है मेरी बेटी की, यानी कि अजय की एक बेटी है। यहाँ पर मैं अजय को बना ले लेता हूँ, यानी कि ए से डिनोट करता हूँ। तो अजय की एक बेटी है, बेटी मतलब कि ये, तो वह मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ यानी कि क्या हो गई? हमारी पत्नी, यानी अजय की पत्नी हो गई, ठीक है, अजय की पत्नी। तो अजयज वाइफ यानी कि AW हो गई, अजय की वाइफ हो गई ये, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता, अब माँ के इसके पिताजी एक हो गए, ठीक है, माँ के पिता, तीसरी पीढ़ी में चलो, माँ के पिता का पुत्र है, माँ के पिता का पुत्र, यानी कि उसकी माँ के, यानी हमारी पत्नी के पिता का पुत्र, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा, अजय की वाइफ का भाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका पुत्र हो जाएगा, यानी भाई, ठीक है, यानी मामा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अजय ने मनीष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह क्या है? मेरी बेटी की, ठीक है, मेरी बेटी की माँ के पिता के, ठीक है, पिता का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। अजय और मनीष से किस प्रकार का संबंध है? अब देखेंगे वह क्या है। अजय क्या है भाई? अजय ने मनीष की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक महिला से कि वह जो है यानी मनीष
मेरे बेटी के, ठीक है, मेरे बेटी के माँ के, ठीक है, यानी हमारी पत्नी के क्या है, हमारी पत्नी के पिता का पुत्र है, यानी ठीक है, यानी हमारी हमारी मेहरारू का, यानी कि अजय की पत्नी का भाई है मनीष। अजय के पत्नी का भाई है कौन, मनीष, यानी मनीष यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, मनीष ये हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है मनीष अजय से किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी मनीष अजय मतलब मनीष का जीजा कौन है, अजय जो है मनीष का जीजा है, अजय का साला कौन है, मनीष है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया अजय मनीष से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कि जो है मनीष का जीजा है अजय, ठीक है, तो जीजा जी के रूप में रिलेटेड है। आप लिखेंगे यहाँ पर, देखें जीजा शब्द को कितना अच्छा लिखा गया, जीजा जी हिंदी में लिखा गया। जीजा ही रिश्ता जो है बड़ा वो माना जाता है, जीजा जी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, किसकी, पूजा जो है एक पूजा हो गई कोई, ठीक है, तो पूजा किसकी है, गुलाब की इकलौती पुत्री है, कोई गुलाब है, जी से मैं इनको डिनोट करता हूँ जी, तो गुलाब की क्या है, गुलाब की इकलौती बहन है। एक मिनट, पूजा जी किसकी, पूजा गुलाब की इकलौती बहन, यानी कि पूजा है और वो गुलाब है, ठीक है, तो पूजा और गुलाब क्या है, आपस में भाई बहन, यानी पूजा लेडीज है और गुलाब जेंट्स हैं, दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है, इकलौती बहन है उसकी, एक और बहन नहीं है। केशव और सुमेर भाई हैं, कोई केशव हैं और कोई सुमेर हैं, तो केशव और सुमेर आपस में क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, गुलाब जो है वो केशव का इकलौता भतीजा है, यानी कि कोई केशव है। अब देखेंगे यहाँ पर, यार ये ऊपर आ गया, चले, तो कोई केशव हो गए, मान लेते हैं केशव। अब ये केशव हैं, आपसे कह रहा है कि केशव जो हैं, केशव का इकलौता, गुलाब केशव का इकलौता पुत्र है, तो गुलाब जो है किसका पुत्र है, केशव का इकलौता पुत्र है, ठीक है, ये बात भी हो गई। यानी कि अब यहाँ पर सुमेर जो होंगे इनके चाचा वगैरह होंगे, ठीक है, यहाँ पर सुमेर भी भाई हैं, तो यहाँ पर सुमेर कर लेंगे। सुमेर, सुमेर जो है सोनू का ससुर है, सोनू का ससुर है, ठीक है, सुमेर किसका ससुर है, सोनू का ससुर है, यानी कि सुमेर की कोई पुत्री होगी और उन्हीं का एक प्रकार से जो है ससुर है सोनू का, यानी कि सोनू जो है यहाँ पर मान लेते हैं, तो सोनू का ससुर है सुमेर। तो पूजा का सोनू के साथ क्या संबंध है, तो पूजा का सोनू के साथ यहाँ पर देखेंगे ए इसकी बिटिया है, मतलब सुमेर की बिटिया कौन है, पूजा हो गई, तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से आपका बन गया भैया सुमेर और पूजा के बारे में, ये मतलब क्या संबंध है, तो पति पत्नी का संबंध जहाँ तक है ये बनेगा। कैसा संबंध बनेगा भैया, पति पत्नी का संबंध आपका बनेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, फटाफट से आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो है पूजा और सोनू के बीच में क्या संबंध है, तो पूजा और सोनू के बीच में जो संबंध है वो पत्नी और पति का संबंध है, हस्बैंड वाइफ का संबंध है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि पश्चिम को मतलब पूरब को पश्चिम माना जाता है, पश्चिम को उत्तर माना जाता है, उत्तर को दक्षिण माना जाता है, दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत किस दिशा में सूर्योदय होता है भारत में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड नंबर होगा। और ये प्रश्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी इसमें आप देखेंगे कि उत्तर पूरब निकालने के लिए आपको ये दिशा उत्तर होती है ऊपर की, ये दक्षिण होती है, ठीक है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि उत्तर मतलब पूरब को पश्चिम माना जाता है, पूरब को, ठीक है, उल्टा ये यहाँ पर पूरब को पश्चिम माना जाता है, ठीक है, पश्चिम को उत्तर माना जाता है, पश्चिम दिशा को उत्तर माना जाता है। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, लंबा समय लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड था। आगे देखिएगा, सत्रह नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है राहुल का स्कूल उसके घर से उत्तर दिशा पूर्व में, यानी राहुल का कोई मतलब राहुल है और उसका घर मतलब कि उसके घर से, यानी राहुल का कोई घर है, उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में, राहुल के घर के उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा कौन, देखें डायरेक्शन समझें, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूरब, ये हो गई पश्चिम। अब उत्तर पूर्व दिशा की ओर मतलब है ना, तो उत्तर ये हो गया आपका और पूरब ये, यानी कि इस दिशा में है, यानी उसके घर से इस दिशा में आप चले। तो राहुल का स्कूल उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, इस दिशा में है, ठीक है, तो उसका घर जो है उसके स्कूल से किस दिशा में, यानी कि उसका
उसका घर जो है स्कूल से अगर देखेंगे तो किस दिशा में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा भाई इस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर, बढ़िया प्रश्न है। सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 35 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं ऐसे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इतने बड़ा लिखा हुआ है। देखें, अब इसको हल करने के लिए सिंपल सा साधारण तरीका होता है कि उत्तर पूर्व आपको पता होना चाहिए। हमेशा जब भी आपको उत्तर चलने के लिए बोले तो आप हमेशा ऊपर की ओर चलें, क्योंकि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, कहा गया कि सत्येंद्र जो है वो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लेते कोई सत्येंद्र है, मैंने क्या किया, यहाँ सत्येंद्र चला, यहाँ से उत्तर की ओर चला और 70 मीटर चला। कितनी दूर चला भैया, 70 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद में फिर वो कहाँ मुड़ा, वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब कि इधर होता है बाईं इसका, ठीक है, जिस तरफ हम देख रहे हैं वो हमारा बाईं हो गया, ठीक है, मतलब देख रहे हैं तो उसका जिस तरीके से हमारा हाथ जहाँ बाएं होगा वो उधर हम बाएं चलेंगे, हमारा हाथ दाहिने होगा तो हम दाहिने चलेंगे। तो बाएं यानी बाएं मुड़ता है, बाएं कितनी दूर चलता है, सीधे 35 मीटर जो है वो बाएं चलता है। 35 मीटर बाएं चलने के बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब फिर जब इस दिशा में आप जाएंगे, इस दिशा में अपना सर जो है ऐसे घुमाएंगे तो बामा जो इसका पड़ेगा वो इस तरीके पड़ेगा, ठीक है। अब फिर बाईं ओर हम कितनी मुड़ते हैं भैया, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं। तो फिर 30 मीटर हमने चला यहाँ से, ठीक है, 30 मीटर चलता है और फिर वह क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। तो फिर इसका बाएं किधर होगा, फिर बाएं इसका अंदर की ओर होगा। फिर वो बाएं मुड़ता है और फिर से कितना चलता है, 35 मीटर चलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आकर के मिल 35 मीटर ये लंबाई, 35 मीटर ये लंबाई, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है। अब देखिए 35 मीटर आपका मतलब कि 35 मीटर मतलब कि 70 मीटर लंबा था, 70 में से आपका 30 मीटर यहाँ पर खत्म हो गया, तो इधर कितना बच रहा है आपका, 35 मीटर ये बच रहा है। और व्यक्ति कहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है, तो 35 मीटर दूरिया पर तो है, यानी 35 मीटर दूरी पर है, उत्तर दिशा में है। 35 मीटर दूरी उत्तर दिशा, ये क्लियर हो गया। ले यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन यहीं पर अगर और प्रश्न आपसे पूछता कि भाई आप ये बताओ कि उसकी कुल दूरी कितनी उसने तय करी, तो आप यहाँ पर देखेंगे 70 प्लस में फिर 35 जोड़ेंगे, 70 में फिर 30 जोड़ेंगे, फिर आप 35 जोड़ेंगे और इसके बाद उसकी अपने घर से मतलब पूरी दूरी कितनी दूरी तय करी वो आप बताते। लेकिन आपसे पूछा कितनी दूरी पर है, तो केवल 35 मीटर की दूरी पर वो स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। आगे देखिए, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, नहीं उत्तर हमेशा ऊपर होता है, उत्तर दिशा में है, 35 मीटर की दूरी पर है, चूंकि 70 मीटर लंबा ये पूरा दूरी तय किया था। उसके बाद में बाएं मुड़ा था वो, ठीक है। तो यहाँ पर 70 मीटर चला था, फिर 30 मीटर नीचे आया वो, और फिर उसके बाद 35 मीटर इधर चला। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 30 मीटर बाद तो यहाँ पर आकर के 30 मीटर तक यहाँ पर ये रुका, यानी 35 मीटर आपका और बच रहा है। सॉरी 30 यानी 40, एक मिनट 40 मीटर है ना, 30 ऊपर हो गया तो 40 बचेगा ना। 70 और 40 कितना होता है, 30 और 40 70 होता है, तो 40 मीटर आप देखेंगे उत्तर। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 40 मीटर उत्तर, ठीक है। चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का 4 नंबर। आगे देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही सरल है। प्रश्न है, सुमन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और वह दाएं मुड़ती है, फिर 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चलती है, और वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखें, उत्तर की ओर मान लेते हैं वो चलती है, ठीक है। सुमन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, यानी 15 किलोमीटर चली, ठीक है। ये देखा हो गई, सुमन का घर है, 15 किलोमीटर उत्तर चली, फिर किधर मुड़ी, मुड़ी, दाएं इधर होता है, फिर 15 किलोमीटर दाएं मुड़ती है, ठीक है। फिर वह चलती, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, ठीक है। फिर 15 किलोमीटर चलती है और फिर उसके बाद में आप देखें वो कितनी दूरी पर है। आपसे पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से देखिए, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से इस दिशा में वो चल रही है, तो यहाँ पर इस दिशा में है, यानी कि वो कुल मिलाकर के अगर पूछता दूरी पूछता तो भी 15 किलोमीटर की दूरी पर वो अपने घर से है। और प्रारंभिक बिंदु से अगर उस किस दिशा में है तो आप बताएंगे इधर दिशा कौन सी पड़ती है, पूरब दिशा पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला, 15 किलोमीटर पूरब दिशा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईस्ट दिशा में यानी पूरब दिशा में वो है सुमन। आगे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कोई कृतिका नाम की लड़की है, वो दक्षिण मतलब कि वो 40 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। कैसा, 40 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। अब देखें दक्षिण की ओर चलने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे नीचे चलना पड़ेगा। अब वो दक्षिण की ओर चलती है, कितना मीटर भैया, 40 मीटर और दक्षिण की ओर चलती है। हमने 40 मीटर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वह अपनी बाईं ओर मतलब कि किस ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। अब इसका दायां जो होगा वो आपका, जब उधर से आप घूमेंगे तो आपका दायां ये पड़ेगा, तो आप दाएं ये कर लीजिए, ठीक है। तो उसका मतलब अपनी दाईं ओर मुड़ करके फिर कितनी चलती है, 30 मीटर चलती है।
उसके बाद में फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका बायां जो होगा भैया, इसका बायां कैसा हो, किधर होगा, अब आप सोचो। अब इधर से वो जा रही है, आप सोचो, तो इसका दायां को मतलब कि कौन सा होगा, वो फिर से क्या करती है, फिर मीटर चलती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो फिर बाईं ओर मुड़ेगी यानी कि इधर मुड़ रही है। अब वो बाईं मुड़ करके कितना चलती है, 50 मीटर चलती है। कितना चलती है भैया, 50 मीटर चलती है। और फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। बाईं ओर का मतलब कि फिर वो कितनी ओर, अगर आप देखेंगे इधर मुड़ेगी तो ये दायां हो जाएगा, यानी कि इधर मुड़ेगी ये फिर से, ये ठीक है। कितनी मीटर चलती है भैया वो, फिर से वो 30 मीटर चलती है, यानी कि यहीं पर यहाँ तक चलती है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी। तो देखिए 30 मीटर की दूरी चल करके फिर चलती है वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थिति उसकी वो थी, अब वो स्थिति से कितनी दूर है। अब आप देख कितनी दूर है वो भैया, 50 मीटर दूर आपकी पड़ रही है। कितनी मीटर, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से चली थी ना, यहाँ से ना, हम यहीं से जोड़ रहे थे। यहाँ से चली थी, दक्षिण दिशा में चली थी, उत्तर नहीं गई थी, दक्षिण दिशा में चली थी, यानी यहाँ से चली थी। तो यहाँ पर 50 ये वाला लंबाई, लंबाई 50 इधर और 50 इधर हो जाएगी। तो 50 मीटर ये वाला, ठीक है, 50 मीटर इधर वाला और 40 मीटर इधर वाला। तो 50 और 40 मीटर वाली दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, चूँकि यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पर वो पहुँची है इस समय, कहाँ पर है, यहाँ पर वो पहुँची है, ठीक है, और यहाँ पर वो थी। अब इतनी लंबी दूरी कौन मापेगा, ये देखिए 40 मीटर यहाँ तक हो गई दूरी, ठीक है, और इसके बाद में 50 मीटर वाली इधर थी, तो 50 मीटर का ये लंबाई नहीं भी होगी, तो 50 ये और 40 वो, कुल मिला करके 90 मीटर की दूरी जो है वो तय कर चुकी, मतलब 90 मीटर अपने घर से वो दूर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर कापी है, नहीं तो मैं इतना अच्छे तरीके से आपको फिगर में बना करके समझा देता, हालांकि बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 5 मित्र हैं यस, आर, के और जी और यम लकड़ी की मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यस आर के दाईं ओर बैठा है, आर के और मतलब आर जो है के और एस के बीच में बैठा है, यम जी के बाईं ओर बैठा है। यम और आर के बीच में मतलब कि बीच कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बैठक व्यवस्था का। मैंने आपको बैठक व्यवस्था पूरा आपको समझा दिया था। अब इसमें समझे 5 मित्र हैं, कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, मान लेते हैं एक गोला है, एक लकड़ी की मेज है, गोलाई मान लो या फिर चौड़ाई का मान लो, कुछ भी मान लो। कोई 5 मित्र हैं, कौन कौन से 5 मित्र हैं भैया, तो 5 मित्र हैं यस, आर, के, जी और यम। देखिए 5 जगह आप बना लें, देखिए ऐसे हल करते हैं इसको, 5 जगह हो गई। अब पॉइंट क्या कह रहा है कि यस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। यस किसके दाईं ओर बैठा है, आर के दाईं ओर बैठा है, यानी यस आपको मान लेते हैं, यस हमने यहाँ पर बैठा दिया यस को। अब इसके दामा, यस का दायां कौन होगा, नीचे की ओर, यानी इधर होगा दायां, ठीक, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, तो इसका दायां जो होगा आप उल्टा देखेंगे नीचे करके, ठीक है, तो इसका दायां कौन होगा, आप देखेंगे यस आर के दाईं ओर बैठा, तो नहीं आर के दायां देखिए, दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, समझे। ये हो गया आपका बाएं, लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाएं और इधर हो गया दाएं, ठीक है। हाथ से आप देखें तो चूंकि इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ, तो आप देखेंगे कि दायां इधर होगा, आपका हाथ देखें सीधा, तो दायां इधर होगा, दायां हाथ आपका इधर होगा, बिल्कुल दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर, बिल्कुल। तो आर आपसे कह रहा क्या कि आर जो है मतलब यस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। यस कहाँ पर बैठा है, आर के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। अब आपसे आगे कह रहा है कि आर के और यस के बीच में है। आर जो कहाँ पर है, यस और के बीच में है, यानी कि यस आर जो है यस के बीच में तो है, यहाँ पर है, लेकिन के और यहाँ पर, तो के यहाँ पर हो जाएगा, के बीच में है, बिल्कुल ठीक है। तो आर किसके बीच में है, आर किसके बीच में भैया, आर जो है के और एस के बीच में है, तो के और यस के बीच में आर है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए यम जी के बाईं ओर है, यम जी के बाईं ओर है। अब यहीं पर यम और जी बैठाना है। यम किसके बाईं ओर है, जी के बाईं ओर है, यानी कि जी कहाँ पर बैठेगा, तो जी के बाईं ओर, यानी कि जी यहाँ पर अगर बैठेगा तभी यम यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि जी जो है यम के बाईं ओर है और यम का बावां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और जी का दायां जो होगा किधर होगा। और देखें यम का दायां मतलब कि क्या होगा, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है कि यम जो है जी के बाईं ओर है, जी के बावां, यानी कि बावां इधर होता है, तो बावां देखें, बावां ये इस तरीके से, तो जी के बाएं कौन है, यम है, बिल्कुल ठीक बह रहा है, और यम जी के दाएं है। दोनों बात क्लियर हुई, सारा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। पूछा क्या गया, यम और आर के बीच में कौन है, यम यहाँ पर है और आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यम और आर के बीच में कौन बैठा है, यस बैठा है। ऑप्शन में यस कहीं पर दिख रहा है, करेक्ट आंसर बिल्कुल सी दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें 21 का,
22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यल यम यन ओ पी क्यू परिवार एक कॉलोनी की एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति मतलब कि इस तरीके से। अब देखें, अब कितने लोग हैं? 6, 1 2 3 4 5 और एक लाइन में और करो 6। 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यल यम यन ओ पी क्यू है, एक पंक्ति के घरों में बैठे रह रहे हैं। क्यू और ओ यम के पड़ोसी हैं। क्यू और कौन? यम। आपसे कह रहा क्यू और ओ यम के पड़ोसी हैं। यम का पड़ोसी कौन कौन है मान लेते हैं। अगर यम यहाँ पर होगा तो इसके पड़ोसी कौन कौन हैं? ओ है और क्यू है। मान लेते हैं ओ यहाँ पर हो गया, क्यू यहाँ पर हो गया, तो ओ क्यू यम, यानी कि यम के पड़ोसी एक तो ओ भी हो गया और क्यू भी यम का पड़ोसी होगा। बात ठीक हो गई। आगे कह रहा है कि यल और यन पी के पड़ोसी हैं। यल और यन जो है पी के पड़ोसी हैं, तो मान लेते हैं कि यल यन जो है इधर हो गया और यल इधर हमने कर दिया और यहाँ पर पी कर दिया यहाँ पर, तो पी के पड़ोसी हो गए यहाँ पर। लेकिन अभी ये नहीं कर पाते क्योंकि हो सकता था यल इधर लिखा जाता, हम लिखते, ठीक है, और यन इधर लिखते। लेकिन इसका क्लियर हो जाएगा कहाँ पर? आगे देखिए, ओ यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ जो है, ओ आपका वो क्या नहीं है? ओ देखिए, अब यहाँ पर ओ इधर भी हो सकता था, यहाँ पर क्यू हो सकता था, यहाँ पर ओ हो सकता था। लेकिन इसीलिए मैंने लिखा, चूंकि आप आगे देखें लिखा हुआ है कि ओ यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ओ इधर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओ इधर ही होगा, तो क्यू का निकटतम मतलब कि यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ओ और ना ही क्यू इसका निकटतम पड़ोसी नहीं, इसीलिए यल आपका इधर किनारे हो गया, पड़ोसी नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया भाई? या तो यम होगा या तो यन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है यम, यन दिया नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका हमेशा 3 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के भी सवाल आपको करने पड़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न, छह मित्र हैं एक वृत्त में एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी एक सर्कल वाला मैंने आपको समझाया था, एक सर्कल है उसमें मित्र बैठे हुए हैं। मित्र में आपके हैं जो है धीरज हैं, प्रमोद हैं, और पार्थिव हैं, मुकुंद हैं, प्रियांशु हैं, जया जी हैं। तो ये सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, नैनाचार कर रहे हैं मेज पर बैठ करके, ठीक है। तो इन्हीं की सिटिंग अरेंजमेंट को हमको देखना है, कौन किसके बगल में बैठा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना क्या पड़ेगा? हमने एक गोला कर लिया। कितने लोग हैं भैया? 6 मित्र हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मिलाओ कैसे बैठा है, कहाँ कहाँ पे, प्रश्न क्या कहता है, वही के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखें, प्रश्न कह रहा है कि धीरज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है। तो प्रमोद और पार्थिव के बीच में कौन बैठा? धीरज बैठा है। धीरज किसके बीच में मान लेते हैं? प्रमोद अगर यहाँ पर है, प्रमोद यहाँ पर है भैया, तो प्रमोद मतलब क्या बैठा है? प्रमोद जो है धीरज और पार्थिव के बीच में बैठा है। तो प्रमोद किसके बीच में बैठा है भैया? प्रमोद बैठा है किसके बीच में? सॉरी, धीरज बैठा है प्रमोद और पार्थिव के बीच में। धीरज बैठा किसके बीच में? प्रमोद और पार्थिव के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर धीरज हो गया, धीरज हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया? पार्थिव हो गया। तो पार्थिव मान लेते, पार्थिव और जो है किसके बीच में? जो है प्रमोद, यहाँ पर ये हो गया प्रमोद, ठीक है। तो प्रमोद और पार्थिव के बीच में धीरज बैठा है, धीरज को मैंने बैठा दिया। आगे कह रहा है कि प्रियांशु मुकुंद और जया के बीच में बैठा है। मुकुंद और जया के बीच में कौन बैठा? प्रियांशु बैठा है। आगे कह रहा है कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत बैठे, यानी कि प्रमोद के ठीक, आप देखते हैं इधर देखें एक मिनट के लिए, ये एक प्रकार से विपरीत है। तो प्रमोद का विपरीत अर्थक कौन है भाई? प्रमोद के इधर का कौन बैठेगा? मुकुंद बैठेगा। तो प्रमोद का विपरीत अर्थक यहाँ पर मुकुंद को मैंने बैठा दिया। अब यहाँ पर मुकुंद के बारे में बातें क्या कर रहे हैं कि मुकुंद और जया के बीच, मतलब प्रियांशु जो है मुकुंद और जया के बीच में, यानी कि जया जो होगी वो यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि तभी जया जब यहाँ पर बैठेगी तभी यहाँ पर बीच में आएगा कौन? प्रियांशु। तो चूंकि प्रियांशु के बीच में बैठा तो यहाँ पर प्रियांशु करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये प्रश्न आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं देता कि भाई प्रमोद का ये वो है तो मुकुंद इधर भी मैं बैठा सकता था, ठीक है, लेकिन दिया गया कि भाई प्रमोद का विपरीत है मुकुंद, तो आपका ये 6 लोग बैठ गए मेज पे, ठीक है। तो जया जी के बगल कौन बैठा है? जया जी के बगल कौन बैठा? तो जया प्रमोद के बिल्कुल बगल बाईं ओर बैठी है, बिल्कुल प्रमोद के बगल बाईं ओर जया बैठी है, ठीक बात है। और पार्थिव के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? पार्थिव के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है भाई? पार्थिव के निकटतम बाईं ओर। अब इसका पार्थिव का मामा कौन होगा? मामा होगा मुकुंद आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंद बैठा है इसकी बाईं ओर। पार्थिव के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? अब बामा कौन होगा पार्थिव का भैया? बामा नीचे होगा ना, बिल्कुल ठीक है, और दायां ऊपर होगा। तो पार्थिव के जो है बाएं कौन बैठा है? मुकुंद बैठा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मुकुंद इज राइट आंसर इसका। ठीक है, तो किसका 23 नंबर का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सेकंड नंबर मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 मित्र प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भैया, एक मिनट, हाँ ठीक है। प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, 24 नंबर प्रश्न है। 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यानी एक पंक्ति है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन कौन है? 5 व्यक्ति हैं। देखें, जी आई के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी किसके ओर ठीक बाईं ओर बैठा है भैया? जी जो बैठा है आपका, जी बैठा है ठीक बाईं ओर, किसके ठीक बाईं ओर बैठा है? आई के। आई के ठीक बाईं ओर जी बैठा है, यानी आई मान लेते हैं अगर यहाँ पर है तो उसके ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। आपसे कह रहा है यफ यच के बाईं ओर है, यफ जो है यच के बाईं ओर है, यफ कोई है एच के बाईं ओर है वो। ठीक है, तो यफ मान लेते हैं अगर, अगर मैं आपको और चीज़ अच्छे तरीके से इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जी आई के ठीक बाई है, बाएं है, और यफ यच के बाईं ओर है, ई के दाईं ओर है, मतलब कि यफ यच के बाईं ओर है। कोई यफ है वो क्या है? यफ जो मान लेते हैं यहाँ पर अगर यफ हो जाएगा तो यफ यच के बाईं ओर है, यच कोई है उसके बाईं ओर है, यानी कि यच मान लेते हैं यहाँ पर है, यच के बाईं ओर यफ हो गया। ठीक है, और इसके अलावा यफ यच के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है, तो ई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ई एफ के बाईं ओर है। और यहाँ पर क्या कह रहा था कि जी आई के ठीक दाईं ओर है, तो और यच आई एक साथ बैठे हैं, यच और आई एक साथ बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर आई होगा और जी और आई जो है ठीक, मतलब कि क्या कह रहा है कि जी आई के ठीक दाएं बैठा है। तो आई के ठीक दाएं कौन बैठा है? आई का दायां जो होगा ये होगा, यहाँ पर जी बैठा है। तो क्लियर हो गया आपका बात, यानी कि और यहाँ पर भी ये भी कह रहा है कि यच जो है आई के साथ बैठे हैं, यच आई के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर क्लियर हो गई सारी बातें। यहाँ पर ये भी यच यफ जो है, यफ आपका यफ जो है यच के बाईं ओर है, यच के बाईं ओर है। ठीक है, इसके अलावा ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर भी है यफ, ये बात भी क्लियर हो गई। तो आपसे कह रहा है कि तो बीच में कौन बैठे? तो बीच में यच बैठा है। कौन बैठा है बीच में? यच बैठा है बीच में। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। क्लियर? आगे देखिएगा अगला प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न एक, पंक्ति में मनु बाएं से 14वें स्थान पर है, तो बाएं से 14 यानी कि लेफ्ट का चौथा 14 नंबर, और सैम जो है दाएं से यानी कि राइट से 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपसे कह रहा है कि अगर आपस में स्थान बदल लें, ठीक है, आपस में अगर स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है अगर, लेकिन ट्रिक अगर आप नहीं अपनाते हैं तो अगर आप वैसे भी जोड़ करके इसको लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ज्ञात संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसी संख्या मैंने ज्ञात करी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 25 नंबर का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जो है संख्या में है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप अगर देखें, इसको एक पंक्ति में मनु जो है 14वें स्थान पर है, ठीक है, और 9वें स्थान पर सैम है, तो यक 14 हो गया और आर जो होगा वो 9 हो जाएगा। तो 14 और 9 कितना हो जाएगा? या लेफ्ट और राइट को अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ जुड़ेगा, मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया था अल्फाबेटिकल सेक्शन में ही। तो 14 और 9 कितना हो जाएगा? लेफ्ट का आपका बनेगा 9 और 14 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाएं से 12वें स्थान पर आता है। तो सैम जो है वो मतलब कि दाएं से 12वें स्थान पर आता है। तो पंक्ति में उपस्थित यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया आपसे। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए सीधे सीधे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर नंबरिंग इसको कर लें हम, ठीक है, सैम और इसको मिला करके मनु को मान लेते हैं, हमने एक नंबरिंग कर लिया, जैसे मान लेते हैं 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मैं ऑप्शन के साथ चलता हूँ 25 वाला। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 मान लेते हैं, पहला ऑप्शन से चलते हैं हम। तो मनु जो है ये बाएं से 14वें स्थान पर है, तो बामा से कौन है, यानी कि इधर से लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ये ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक मुझे ध्यान नहीं आ रही है, बाकी इसलिए मैं आपको और सरल तरीके से समझा रहा हूँ कैसे समझ में आएगा। यानी यहाँ पर आपका बैठेगा कौन है, 14वां नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठ रहा है आपका, मनु बैठ रहा है। और सैम जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, दाएं से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपका सैम बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठ रहा है, सैम बैठ रहा है यहाँ पर। और 14वें नंबर पर कौन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। तो 9वां स्थान ये है, ठीक है। अब देखेंगे यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम जो होता है, सैम कितने नंबर पर आता है भैया, सैम जो होता है वो कितने नंबर पर आता है, सैम 12वें नंबर पर आता है। अगर आप अपना स्थान बदल लेते हैं तो दाएं से 12वें स्थान पर, अगर आप देखेंगे तो 12वें स्थान पर, ये अभी कितने स्थान पर, 9वें स्थान पर है। तो 12वें स्थान पर कब आएगा, देखिए 9 10 11 12, यहाँ पर देखिए 12वें स्थान पर आ गया, स्थान बदला तो 12 स्थान पर सेम आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि 25 ही लोग होंगे तभी एकदम से एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। तो 25 लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वीं है और शीर्ष में छात्र बी की रैंक क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें वही जैसे मैंने आपको बताया था, तो 60 छात्र आप लिख लेंगे, ऐसे एक पॉइंट बना करके ऐसे बूंदी बूंदी कर लेंगे। चूंकि बीए में आप पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं कि समय आपको बचाना है, तो आप एकदम से एग्जैक्ट ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक आप भूल जाएंगे और ट्रिक मैं भी भूल गया तो आपकी क्या बात है। तो आप सीधी सीधी क्या करेंगे, 60 मतलब 60 बिंदी ऐसे रख लेंगे, 60 पॉइंट बना लेंगे। उनमें से बी की रैंक योग्यता क्रम में आप देखेंगे जो है रैंक जो है योग्यता क्रम नीचे से, यानी इधर से, यानी राइट से आपका 60 नंबर मतलब कि 41 पर आएंगे। फिर उसके बाद में बी की अगर इधर से रैंक देखेंगे तो वही जाकर के आपके कितने नंबर पर आएगा, कितने नंबर पर आएगा भैया, ये आपका आएगा 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यानी कि 20वें नंबर पर आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 20वां करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 20 नंबर, पहला नंबर। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, ए बी से अधिक बुद्धिमान है, सी बी से अधिक बुद्धिमान है, डी ई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन ए से अधिक बुद्धिमान नहीं है, तो सबसे बुद्धिमान कौन है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल सा प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा आसान है, समझें इसको। मान लेते ए जो है वो बी से अधिक बुद्धिमान है। ए बुद्धिमान है किससे, बी से अधिक बुद्धिमान कौन है, ए जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, यानी ए बुद्धिमान है। और सी जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, मतलब बुद्धिमान नहीं है, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, यानी कि बी से बुद्धिमान कम है, यानी बी यानी सी से अधिक बुद्धिमान है। क्लियर, यानी ये जो मोटा वाला मैं मुंह खोल रहा हूँ इसका मतलब बी बड़ा है। तो ए सबसे, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। आगे कह रहा है कि डी ई से अधिक बुद्धिमान है। डी जो है बुद्धिमान किससे ज़्यादा है, ई से अधिक बुद्धिमान है। यानी कोई डी है, ठीक है, कोई डी है वो ई से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, ई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन ए से अधिक बुद्धिमान डी नहीं है। ए से अधिक बुद्धिमान अगर डी नहीं है, ठीक है, यानी कि सबसे बुद्धिमान यहाँ पर कौन बच रहा है आपका, ए ही तो बच रहा है। ए से अधिक बुद्धिमान जब डी भी नहीं है और बी तो वैसे नहीं है, सी वैसे नहीं है, और ई डी से ही कम है और डी ए से कम कह रहा, बता दे रहा कि भाई ए से बुद्धिमान नहीं है डी, ई से भले बुद्धिमान ज़्यादा हो। इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि ए जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, चूंकि बी ए ऑलरेडी बी और सी से बुद्धिमान है और डी से भी बुद्धिमान है ए। तो ई बच रहा है आपका, ई के बारे में नहीं दिया है, तो ई जब डी से ही कमजोर है, डी से ही बुद्धिमान कम है ई, तो ए से कैसे बुद्धिमान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मतलब कि ए ऑप्शन में दिया है ए, यानी कि ए जो है इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, दिशा निर्देश दिया गया कि दिए गए कथन निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों की दी गई जानकारी सत्य भले ही वे समानता या तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, इस आधार पर यह निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको चुनना है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, प्रश्न दिया गया है पहला, मतलब 28 नंबर प्रश्न है कि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, यानी कोई खिलाड़ी और छात्र का समूह। तो कुछ छात्र, यहाँ पर छात्र हो गए, खिलाड़ी हो गए, और ये कुछ छात्र जो है खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। अब सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, कथन दिया गया सभी खिलाड़ी जो है वो पुरुष है। अब यहाँ पर बेन आरेख जो बनेगा, ये मान लेते हैं मैं ये छात्र कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये छात्र है और ये पुरुष हैं, सॉरी ये छात्र हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, ठीक बात है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। ये कथन दिया गया कि सभी खिलाड़ी जो है वो पुरुष हैं, मतलब ये जो खिलाड़ी है ये सब पुरुष हैं, यानी इसमें महिला नहीं है। तो निष्कर्ष आपसे कह रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, तो ये जरूरी नहीं भाई, क्योंकि कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं है तो सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं होंगे, यानी कि पहला गलत। कुछ पुरुष छात्र हैं, कुछ पुरुष छात्र हैं, ये ठीक बात लग रही है। तो 28 नंबर का आपका
क्या कह रहा है आपसे कि कुछ पुरुष छात्र हैं, कुछ कुछ पुरुष छात्र नहीं, सारे के सारे पुरुष छात्र होंगे और बाकी छात्राएं होंगी, तो ये दोनों आपके गलत लग रहे हैं, दोनों बिल्कुल गलत हैं। यानी 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कथन कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। ये कंप्यूटर हो गए सी, ये सब डेस्कटॉप हो गए भी, ठीक है। सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं और कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर जो है लैपटॉप हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सी जो होगा ऐसे ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है। एक देखिए, एक मिनट, कह रहा है कि सभी कंप्यूटर जो हैं, ये कंप्यूटर हो गया, ये डेस्कटॉप, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप हैं। तो कुछ कंप्यूटर लैपटॉप मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कंप्यूटर, ये लैपटॉप हो गया, ये हो गया। तो आपसे कह रहा है कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हो सकते हैं, चूंकि जो कंप्यूटर होंगे लैपटॉप वो डेस्कटॉप, चूंकि ऑलरेडी सारे के सारे कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, तो कुछ ना कुछ लैपटॉप भी इसमें शामिल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कुछ लैपटॉप भी आपके क्या हो जाएंगे, डेस्कटॉप हो जाएंगे। सभी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है, क्योंकि सभी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल जो है निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला फिर वही दिया हुआ 30-32 में यही अनुसरण करने वाला, ठीक है। क्या दिया हुआ 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि कथन है कि लोगों को आर्थिक विकास हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लोगों को आर्थिक विकास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो बिल्कुल कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष कह रहा है कि आर्थिक विकास का सीधा संबंध लोगों की मेहनत से है। तो आर्थिक विकास का सीधा संबंध लोगों की मेहनत से है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो आपका चल सकता है। अब कह रहा है कि हर किसी के लिए कड़ी मेहनत करना असंभव है, ऐसी बात नहीं है, हर किसी के लिए कड़ी मेहनत करना असंभव नहीं है। तो ये बात एक प्रकार से, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं पे आप देखें, एक बात तो बिल्कुल सही लग रही है, एक में कुछ संशय है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो कि केवल 1 अनुसरण करता है, ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है इसका। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सचिन एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सचिन की बहन अच्छा गाती है। ये 2 कथन है। निष्कर्ष कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। तो भाई क्रिकेट खिलाड़ी केवल सचिन है, उसकी बहन गाती है। तो दूसरा कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली, बिल्कुल ये कह सकते हो, क्योंकि सचिन अपने क्षेत्र में यानी क्रिकेट खिलाड़ी है, अच्छा प्रतिभाशाली है, तभी क्रिकेट खिलाड़ी है। और उसकी बहन जो है वो क्या करती है, अच्छा गाती है, इसलिए वो भी प्रतिभाशाली, यानी कि इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर, यानी कि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और आपका पहला अनुसरण नहीं करता, यानी कि 2 ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा 32 नंबर यहीं पर कथन निष्कर्ष वाला भी एक दिया हुआ है, बाकी ये 4 प्रश्न आए थे यहाँ से। प्रश्न कह रहा है नेपाल एक गरीब देश है, बिल्कुल ये बात मतलब कथन में कह रहा है नेपाल के लोग भिखारी हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। इसके अलावा नेपाल के लोग काम नहीं करते, ये भी नहीं कह सकते, काम करते हैं। तो भाई नेपाल एक गरीब देश है, इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल के लोग भिखारी हैं, ना इसका मतलब ये कि नेपाल के लोग काम नहीं करते, दोनों गलत हैं। यानी 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 का ऑप्शन लगेगा, ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 ही सही है, अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए सीधे सीधे एक सूत्र है, यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 डब्बा लिखा हुआ, यहाँ पर ये है और इस तरीके का, यानी 1 मिनट समझे, ऐसे अगर है और बीच में ये है तो 1 2 और 1 मतलब ये 3 त्रिभुज, 1 + 2 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 त्रिभुज कैसे हैं, देखिए यहाँ पर एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया, 2 और एक बड़ा वाला, ये 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। ऐसे इसमें तमाम सारे बने हुए, तो 3 त्रिभुज का ये ट्रिक होता है। अब ऐसे मान लेते आपको ऐसे दिया जाता, 1 मिनट, अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 कितना हो गया, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 1 हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज। अब कैसे 15 है गिने इसको, देखिए एक त्रिभुज ये, एक मतलब 5 त्रिभुज तो वैसे आपको दिख रहे होंगे, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, तो 5 ये हो गया, ठीक है।
इसके अलावा एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है 6 हो गया। फिर एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है 7 हो गया। एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका 8 हो गया। एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका 9 हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर आप जाइए, एक त्रिभुज ये बन रहा है 10 हो गया। एक ये बन रहा है 11 हो गया। एक ये बन रहा है 12 हो गया। ठीक है, तो 12 त्रिभुज आपके यही हो गए। इसके अलावा इसी में और भी त्रिभुज बन रहे हैं, अब ये इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये ट्रिक होती है। इसमें भी वही ट्रिक मैं फॉलो करूँ अगर, देखिए यहाँ पर आपके तीन तीन ये हो गए, तीन त्रिभुज ये, तीन त्रिभुज यहाँ पर बन रहे, तीन ये हो गए, तीन त्रिभुज यहाँ पर बन रहे, तीन ये, तीन त्रिभुज ये बन रहा है, तीन त्रिभुज ये, तीन त्रिभुज इस बड़े वाले में बन रहा है, ये यहाँ पर देखेंगे ये वाला ये तीन त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी जगहों पर आपका बनना, तो देखिए तीन 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 6 3 9 3 12 3 15, 15 ये हो गया, एक ये 16 हो गया। इसके अलावा एक ये आपका बड़ा वाला, ठीक है, ये एक प्रकार, एक ये बड़ा वाला, ये देखिए 3 यहाँ पर हो गया, 12 3 15 हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे, फिर से अगर इधर देखेंगे एक ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला आप देखेंगे ये, तो ऐसे से इसमें कई त्रिभुज हैं, यानी लगभग 19 से अधिक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब 4 सबसे नीचे है तो शीर्ष पर कौन सी संस्था होगी, रब की संख्या होगी। तो इसका जब पासे में क्या हो कि एक चीज मतलब एक अक्षर मिल रहा हो, बाकी दो अक्षर सेम ना हो, तो सीधे सीधे करते क्या है, इसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब देखें इसमें सबसे पहली बात, यहाँ पर एक है तो एक एक मिल रहा है, तो वहीं से शुरू करेंगे एक। फिर इसमें क्या आता है, एक के बाद में दो है, दो मैंने लिख लिया। फिर दो के बाद में फिर तीन है, तीन मैंने लिख लिया। दूसरे पासे में क्या है, एक यहाँ पर है तो एक मैंने फिर एक के नीचे लिख लिया। फिर 6 है, फिर 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 भी लिख लिया। यानी एक जो है यहाँ पर एक एक का अपोजिट है, दो 6 का अपोजिट है, तीन 5 का अपोजिट है। इस तरीके से मिल रहा है। अब यहाँ पर एक शब्द आपका गायब है, यहाँ पर 4 शब्द जो है आपका क्या है, वो गायब लग रहा है। यहाँ पर कौन सा शब्द गायब है भाई, 4 गायब है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, अगर 4 होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, और आपसे कह रहा क्या रहा है कि 4 सबसे नीचे है, अगर तो 4 सबसे अगर नीचे होगा तो उसका विपरीत अर्थक कौन होगा भाई, 4 के ऊपर। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में है नहीं, 4 नीचे है, तो 4 का उल्टा आप देखेंगे यहाँ पर, चूंकि 4 का उल्टा हमारे 5 ही पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 का उल्टा पासे में क्या होता है, 5 ही होता है ना। तो 4 अगर नीचे है, क्योंकि इसी को हम आधार बनाएंगे, तो 4 अगर नीचे है तो 4 के बाद में दूसरा पूछ रहा है आपसे, तो 5 ही होगा। ठीक है, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो पासे हैं ना, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 नंबर प्रश्न आपसे बता रहा, तो ये भाई देखिए कागज वगैरह मोड़ने वाला है, इसमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या दिखाई पड़ रहा, तो इसमें स्पष्ट क्लियर ही नहीं है। तो कागज़ फोल्डिंग वाला, इसमें आपको देख करके ही देखना होता है कि भाई कितना मुड़ा है, कितना खोलने पर कैसे आएगा, तो उसको हटा ही दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेनारे गाजर भोजन और सब्जियों के वर्गों के बीच में सही संबंध दर्शाता। देखें, अगर गाजर देखें तो ये गाजर मान लेते, गाजर है, सभी गाजर क्या है, सब्जियां हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और सभी मतलब कि सभी गाजर जो है क्या है, सब्जियां हैं। और सभी सब्जियां जो है भोजन है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इस तरीके का आरेख बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में एक ही पासे के 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, और संख्या 6 के विपरीत फलक पर पाई जाने वाली संख्या खोजिए। तो ये भी प्रश्न बढ़िया आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपके प्रश्न क्या आपसे पूछा गया भाई, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर भी मिलाने वाला देख लें, दो दो मिल रहा है आपका। देखिए यहाँ पर आपका 4 और 5 इसमें, 4 5 इसमें मिल रहा है, तो आप 4 और यहाँ पर देखेंगे, मतलब कि आप लिखें इसे 5। इसमें सीधे सीधे क्या होता है भाई, घन में अगर आप पढ़े होंगे घन, तो उसमें सीधे सीधे क्या होता है घन में। अब इसमें देखें, वही आपको दिखा है 4 और 5, 4 और 5 वैसे कट गए, 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो गए यहाँ पर। ठीक है, 3 और 2 ये हो गए विपरीत एक दूसरे के। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे पासे में आप देखें 6 3, 6 3 दिया हुआ है, तो ये आपके कट जाएंगे, 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 5 और। अब आपका बच क्या रहा है, 6 बच रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया 6 के विपरीत फलक कौन होगा, तो 6 यहाँ पर लिख दीजिए। अब बच कौन रहा है, 1 2 3 4 बच रहा है, तो 4 इसका विपरीत होगा, 4 आपका तीसरे पे पड़ा है, करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 32 नंबर को
आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज है? अब यहाँ पर त्रिभुज आप गिन सकते हो बड़े आसानी से। इसमें कितने त्रिभुज है भैया? ये इसमें भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके त्रिभुज में गिने तो आपका एक प्रकार से लंबा होगा। त्रिभुज इसमें गिनने के लिए आपको क्या करना, त्रिभुज गिनना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर वैसे आप जान लीजिए क्या है, चौथा है, यानी कि है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेनारेख मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो आप देखेंगे मित्र और मार्गदर्शक और एक प्रकार से जो दार्शनिक है उसके बीच संबंध दर्शाता है। कुछ जो मित्र होंगे, कुछ मित्र जो होंगे आपके, ये मित्र है, ये मार्गदर्शक है, ये आपके दार्शनिक है। यानी कुछ मित्र जो होंगे जो दार्शनिक होंगे और मार्गदर्शक भी होंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो कि आपके मार्गदर्शक होंगे लेकिन दार्शनिक भी होंगे, मार्गदर्शक भी होंगे, मित्र भी होंगे। तो यही संबंध इसमें ज्यादा बेटर आपका दर्शाया है। इसका तीसरा करेक्ट होना ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा अगला आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था प्रश्न है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा, एक कंप्यूटर से प्रश्न आ चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रोसेस्ड डाटा जो होता है इसी को सुना है इंफॉर्मेशन का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? बताएं हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं। 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर इनमें से देखें, हार्डवेयर जो है विंडोज एक्सपी ये हार्डवेयर नहीं है, विंडोज एक्सपी हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड, माउस और रोम जो है ये सब हार्डवेयर होते हैं, बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो हार्डवेयर विंडोज एक्सपी नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि आप अपने पीसी के प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो आप किसको अपग्रेड करेंगे? बिल्कुल 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सीपीयू को एक प्रकार से क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग होता है, दिमाग को आप अपग्रेड करेंगे, क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से सीपीयू के द्वारा किए जाने वाले 4 बुनियादी कार्य हैं, फेंच, मैनिपुलेट और आउटपुट, और एक इसमें और एक काम होता है। 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिकोडिंग वगैरह भी करता है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न 44 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सीपीयू की गति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध इकाई नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट ऑफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी फाइव का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए हर्ट्ज में मापा जाता है, मिप्स और एम एफ एल ओ पी सी, बाइट जो है इसका थोड़ा सा इसको कर दीजिए, अभी क्वेश्चन मार्क इसको हटा दीजिए। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे या उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है? बताएं कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है? इसका 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उसका जो बहुकौशल होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के द्वारा करते? तो वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इज इलेक्ट्रॉनिक्स इज, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या है? एकीकृत सर्किट जो है वही है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न 50 नंबर, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? बताएं द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 51 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में त्रुटि को इस रूप में भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसी को बग कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताएं 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
53 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है आपसे कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताएं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं इनमें से, तो इनमें से देखेंगे आपका जो ओरेकल है ये नहीं है, बाकी डोस, लिनक्स, विंडोज़ ये सब हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर बताने के लिए मतलब कि कंप्यूटर बताने के लिए अनुकूल मतलब मूलभूत आवश्यकता है। कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी होती है, बताएं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रन अ कंप्यूटर इज, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न, एंड्राइड एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल। एंड्राइड जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, जो एक प्रकार सभी उपभोगकर्ताओं के डेटा को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है पेंगुइन। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रयोजन नेटवर्क है। सामान्य प्रयोजन नेटवर्क कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है, बताएं। ब्राउजर इनमें से कौन सा है, देखिए सफारी जो है ब्राउजर होता है। 60 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सफारी ब्राउजर है। बाकी लिनक्स, विंडोज़, मैकोस ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 61 नंबर, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था भैया, ईमेल का आविष्कार किया था BAC अय्यादुरई ने। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, HTTP का क्या अर्थ है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 66 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 66 नंबर, सॉरी 63 नंबर प्रश्न है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पहला पता कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं। 63 का IP इसको बोलेंगे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन से 64 नंबर क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा नहीं, 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड IP। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 65 नंबर, कंप्यूटर वायरस एक है। कंप्यूटर वायरस क्या है एक भैया, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर है। वैसे कंप्यूटर वायरस जो होता है एक मेल बियर होता है, मेल बियर या उसको सॉफ्टवेयर का एक प्रकार से एंटी वायरस जो होता है वही, मतलब एक प्रकार वायरस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, मेल बियर जिसको बोलते हैं, लेकिन मेल बियर है नहीं, ऑप्शन में सॉफ्टवेयर लगा देंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, HTML का क्या अर्थ है। HTML का क्या अर्थ होता है भैया, HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न मैंने आपको बताया था। 65 नंबर प्रश्न है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। PDF का फुल, आप लोग कहते हैं कि PDF, तो PDF का मतलब होता क्या है, PDF का मतलब होता है भैया पॉइंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 68 नंबर प्रश्न है, रीडो किया जाता है किस कुंजी को दबा करके। रीडो जो करते हैं वो CTRL+Y कुंजी दबा करके करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए जो है हम लोग CTRL+I का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। देखिए वर्ड प्रोसेसर में से कौन सा नहीं है, 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल MS वर्ड और नोट पैड, वर्ड पैड ये सब हैं। वर्ड प्रेस ये नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है,
प्रश्न है MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली संयोजन कुंजियाँ कौन सी हैं। तो देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने वाली जो कुंजियाँ हैं इसको मैंने आपको बताया था। देखिए CTRL-X जो होती है वो कट करती है और CTRL+V ये कॉपी करती है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको इसको बताया था। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है, बताएं। एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है। तो ये बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ऐसे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, आप देखेंगे प्रश्न है MS एक्सेल में संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट संरेखण है, बताएं। 74 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसको छोड़ दीजिए आप। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, MS एक्सेल में F11 जो कुंजी होती है किसकी शॉर्टकट कुंजी है। तो MS एक्सेल में जो F11 जो शॉर्टकट कुंजी है ये चयनित सेल रेंज में मतलब से उसको एक चार्ट बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। तो इस तरीके से आप लोगों ने 75 क्वेश्चंस के बारे में समझा विस्तार से, और लगभग हमने जो है 1.5 घंटे में 1 घंटे 25 मिनट में आपको 75 प्रश्नों को विस्तार से आपको समझाया। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इनको रट डालिएगा, इनको एकदम से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।